शहर शहर खबर का इस बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। इस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके लिए वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी पहुंचा था। सभी को ईडी ऑफिस से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसकी शिकायत लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ रही। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर पलटवार भी किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन हो रहा है कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। बीजेपी चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन अपने नेता के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। लखनऊ में टीचर भर्ती मामले में 6,800 चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल थे। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना देने भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने अब ईडी के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबंध पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भावनाओं के आधार पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है। सर, ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार करेंगे और राजनीतिक रूप दे करके बच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश की सरकार या देश की संस्थाएं सबके साथ न्याय करती हैं। वैसे कांग्रेस लखनऊ में राहुल गांधी के समर्थन में और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। धारा 144 लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोका गया और नेता को उसके घर पर ही कैद कर दिया गया। लेकिन दिल्ली समेत कई राज्यों में राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन दिखाई दिए। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई। नूपुर शर्मा के बयान पर बवाल के साथ ही बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आजम खान ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने नूपुर शर्मा के बयान पर हो रहे बवाल पर बयान दिया। लेकिन एक बयान उस जमाने का किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ दिखा दो, अगर हमारी जबान से तौहीन का एक लफ्ज कुछ सबूत के तौर पर पेश कर दो, तो पूरे परिवार के साथ रामपुर छोड़ देंगे और कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे आपके पास। बात सिर्फ नबी के खिलाफ की गई गुस्ताखी की नहीं रही, बल्कि आजम खान ने सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की। वो चुनाव में अपने खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को भुना रहे हैं और सब कुछ सियासी तौर पर आजमा रहे हैं। साथ ही जेल के सलाखों के पीछे अपने साथ हुए बर्ताव का भी हवाला दे रहे हैं। 10 जून को हिंसा पर यूपी सरकार एक्शन में। आरोपियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा। हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर को करीब 4 घंटे में गिरा दिया गया था, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बारी है, जिसको देखते हुए प्रयागराज के लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है। कई लोग कार्रवाई के डर से अपनी दुकानों का सामान बाहर निकालते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को प्रशासन हटा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, यहाँ कुछ दुकानें हैं, थोड़ी सी गहमा गहमी बढ़ गई है क्योंकि बुलडोजर चलने की खबर है कि बुलडोजर चल सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। फिलहाल जुमे की हिंसा पर अब तक 325 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हर किसी की कुंडली तलाशी जा रही है। अवैध संपत्तियों की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि हिंसा का हिसाब बुलडोजर से लिया जा सके। प्रयागराज में अटाला में हिंसा की तस्वीरों को हर किसी ने देखा, लेकिन अब इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अटाला मस्जिद से नमाजियों के निकलने के बाद बवाल शुरू हुआ। इस हिंसा में मस्जिद के इमाम अली अहमद की भूमिका भी सामने आ रही है।
प्रयागराज में जुमे के दिन हुई हिंसा की घटना में जो सबसे प्रमुख और बड़ा नाम सामने आया उसमें अटाला मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद कही जाती है, उसके इमाम अली अहमद का नाम सामने आया। प्रशासन ने भी ये दावा किया था कि अली अहमद के उकसावे पर ही उपद्रवियों ने बवाल किया था। तमाम मिन्नतें प्रशासन की तरफ से की गई थी। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। अली अहमद को फिलहाल जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने इमाम अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे प्रयागराज हिंसा के मामले में पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि असल में उसने किसके कहने पर हिंसा को भड़काने का काम किया, ताकि पुलिस के हाथ उन आरोपियों तक पहुंच सके जिनका प्रयागराज में बवाल कराने में हाथ रहा। प्रयागराज में हिंसा में समाजवादी कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल अटाला हिंसा में एसपी के पार्षद फजल खान का नाम भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम को लगाया गया। इससे पहले फजल खान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं जुमे की नमाज के बाद शहर शहर में हुए हंगामे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि कानपुर और प्रयागराज हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था, जिनके लिए बाकायदा फंडिंग की गई और उनके जाने आने से लेकर हंगामा करने तक की पूरी प्लानिंग तैयार करके दी गई थी। फिलहाल जांच एजेंसियां फंडिंग की जांच कर रही हैं, ताकि फंडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्रयागराज हिंसा की साजिश के बाद हंगामे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाइयों ने मासूम बच्चों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। अब तक जो गिरफ्तारी हुई उनमें कई नाबालिग बच्चे शामिल हैं। एजेंसियों के मुताबिक मदरसे के छात्रों का हिंसा भड़काने में इस्तेमाल किया गया। एक मदरसा जो है बेहद नज़दीक है। हिंसा वाली जो घटना थी खास करके अटाला के पास में पड़ता है दारुल उलूम गरीब नवाज। इस मदरसे के तमाम स्टूडेंट्स की भी एक तरीके से भूमिका और संलिप्तता की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि इस मदरसे के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो उस घटना वाली जगह पर गए थे और वहाँ पर हिंसा कराई गई की घटना में शामिल हुए और बाकायदा पत्थरबाजी में वो शामिल रहे। दरअसल मदरसा गरीब नवाज दारुल उलूम के छात्रों की भूमिका सामने आ रही है। उनके चेहरे पर नकाब और रुमाल बांधकर पत्थरबाजी में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वहीं मदरसे के प्रिंसिपल ने छात्रों की भूमिका से इनकार किया, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में छात्रों के हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत सामने आए। अम्बेडकर नगर के टाटा में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल और प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है, अब उन आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इसीलिए चौराहों पर आरोपियों की फोटो लगाई गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आरोपी शामिल हैं। दरअसल इस मामले में पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। अब तक 34 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश है, जिनकी तस्वीरें चौराहों पर लगा दी गई है। वहीं कानपुर के बेकनगंज हिंसा के मामले में उपद्रवियों को फंडिंग करने वाले बिल्डर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक हाजी वसी समेत 5 बिल्डर का नाम सामने आया है, जिन पर हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप है। इन सभी आरोपियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं हिंसा के मामले में पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी का जफर हयात से सामना कराया गया। दोनों पर बेकनगंज हिंसा में शामिल होने का आरोप है। इस दौरान करीब 40 मिनट तक एसआईटी और एटीएस ने दोनों से पूछताछ की। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है, ताकि अवैध कब्जों को खाली कराया जा सके। ये तस्वीर अमेठी के तिलोई क्षेत्र के इन्होना की है, जहां प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई 23 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान एसडीएम और सीओ के साथ पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, ताकि विरोध प्रदर्शन से निपटा जा सके। इस दौरान विरोध के सुर सुनाई दिए, लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों को पहले ही खाली करने के लिए नोटिस दे दिया था, लेकिन हर किसी ने अनसुना किया, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आगरा पुलिस लगातार सट्टेबाजों और मारपीट करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसी तरह के एक मामले में वांछित गैंगस्टर फरीद उद्दीन के खिलाफ मंटोला पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके तहत ताजगंज के राष्ट्रीय अपार्टमेंट में फ्लैट की कुर्की की गई। डीएम सर के आदेश के अनुसार लगभग 38 लाख की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है, जिसमें इनका ये पीछे दिखता हुआ फ्लैट है।
साथ में 2 मोटरसाइकिल और एक इनका बैंक अकाउंट है जिसको कुर्क किया गया है। जिस फ्लैट को प्रशासन ने कुर्क किया उसकी बाजार कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले शातिर अपराधी सनी कबाड़िया और तेल माफिया नीरज के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऑपरेशन छापामार जारी है। सोमवार को नोएडा के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंच गए। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में सुविधाओं का हाल जानने के लिए मरीजों से लेकर तीमारदारों तक से बात की। यहाँ कोई घंटों से अल्ट्रासाउंड का इंतजार कर रहा था तो कोई धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के इंतजार में नजरें गड़ाए खड़ा था। अस्पताल में बद इंतजामी की शिकायतों पर डिप्टी सीएम का सब्र टूट गया और उन्होंने जिम्मेदार डॉक्टरों की क्लास लगाई। औचक निरीक्षण में सीएमएस ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की, रजिस्टर में ओवर राइटिंग पर नाराजगी जताई, अव्यवस्था पर डॉक्टरों की क्लास लगाई। इसके पहले भी डिप्टी सीएम साहब हेल्थ सिस्टम का सीटी स्कैन करने के लिए यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर चुके हैं। लखनऊ में तो उन्होंने करोड़ों रुपए की ऐसी दवाएं पकड़ी थी जिनकी एक्सपायरी डेट बीत चुकी थी, बावजूद इसके ये जरूरतमंदों के काम तक नहीं आई। ग्रेटर नोएडा के इस थाना दनकौर क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी में युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भैंस चोरी के शक में इस युवक की आरोपियों ने पिटाई कर दी। खास बात यह रही कि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही लेकिन आरोपियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की और तमाशबीन बनकर पीड़ित की पिटाई का तमाशा देखती रही। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई कब होगी। नोएडा में गोमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया जिसके साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और ये शातिर गैंग के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। आवश्यकता के अनुसार इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कामयाबी के बाद पुलिस ने मौके से 1500 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाजियाबाद के मसूरी डासना इलाके के रहने वाले हैं जो दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित मांस की तस्करी करते थे। नोएडा अथॉरिटी के सामने सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन 6 जून से सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। दरअसल वेतन बढ़ाने की मांग नोएडा अथॉरिटी से कर रहे हैं। जनरली जो अभी जो मांगे हैं वो हमारी वेतन बढ़ोतरी के लिए है। वेतन बढ़ोतरी हमारी पिछले हम 6 तारीख से बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई हमसे सुनवाई नहीं की है, ना कोई हमसे वार्ता की है, ना कोई हमसे मीटिंग की है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सफाई कर्मचारियों को बोनस में सैलरी की फुल राशि दी जाए और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर नोएडा प्राधिकरण से जोड़ा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के दामन में दाग लगाने वाले पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सचिव, पूर्व संयुक्त सचिव सहित आधा दर्जन अफसरों और बाबुओं की गर्दन किसी भी दिन फंस सकती है क्योंकि एलडीए ने इस मामले में जांच की फाइलें एसटीएफ को सौंप दी हैं, जिनके खिलाफ एसटीएफ जल्द ही शिकंजा कस सकती है। दरअसल गोमती नगर विस्तार के लिए सबसे ज्यादा जमीन दी गई। अब इस मामले की एसटीएफ जांच करेगी जिसमें 13 भूखंडों में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है और करीब 84 भूखंड जांच के दायरे में। दरअसल इस जमीन से प्राधिकरण को अरबों रुपए के राजस्व के नुकसान की बात सामने आ रही है, इसीलिए इस मामले की जांच एलडीए ने एसटीएफ को सौंप दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सीएम योगी ने ट्विटर पर शेयर की। इस मुलाकात की तस्वीरों को सीएम ने अलग अलग ट्वीट किया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज सबकी नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर टिकी थी, क्योंकि ज्ञानवापी मामले की हाईकोर्ट में दायर अर्जी सुनने योग्य है या नहीं, इस पर लखनऊ बेंच अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन ये फैसला आज एक जज के न रहने पर टल गया। याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने बताया है कि कोर्ट से समिति बनाकर विवादित आकृति की जांच कराने की मांग की गई थी। फिलहाल कोर्ट को ये तय करना है कि इस याचिका पर विचार किया जा सकता है या नहीं। दरअसल हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इस सच्चाई को सामने लाने की वकालत कर रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज विधायक के रूप में विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। तो इस खास मौके पर वो चंपावत की जनता का आभार जताना नहीं भूले। सीमांत भारत और नेपाल की सीमा पर लगा हुआ स्थान, मैं उस क्षेत्र की महान जनता से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे उस क्षेत्र से विधायक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में इतना अंतर और इतना बड़ा बहुमत देकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। पहाड़ पर मिली महाविजय के बीच खटीमा की पराजय ने जीत का स्वाद खट्टा कर दिया था, लेकिन सियासत में नया इतिहास लिखने वाले धामी ने आज फिर एक इतिहास लिख दिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। चंपावत में मुख्यमंत्री धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ी थी, जिसके बाद 31 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और 3 जून को नतीजे आए, जिसमें सीएम धामी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को हराते हुए 93% वोटों के साथ जीत दर्ज की। धामी 2.0 के पावर बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम धामी और उनके सिपहसालार मंगलवार को पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। धामी 2.0 सरकार कल अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट सत्र 14 से 20 जून तक चलेगा। बजट से पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष को साधने पर मंथन हुआ। सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बता रहे हैं, जिसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है। मुझे लगता है जनता को समर्पित बजट है। युवाओं की चाहे बात हो, पलायन की बात हो, हमारे यहाँ रोजगार से संबंधित बात हो, बागवानी और कृषि से संबंधित बात हो, व्यापारियों से संबंधित बात हो, पूर्व सैनिकों के विषय में बात हो, सारे विषय को हम लोग जो इस बजट में जोड़ रहे हैं। धामी सरकार 2022 के बजट से मिशन 2024 को साधने की कोशिश में जुटी है। दोबारा सत्ता में वापसी और चंपावत विजय के बाद सरकार की अगली चुनौती से निपटने की तैयारी में है। साथ ही हर तबके को साधने का भागीरथ प्रयास भी हो रहा है। जालौन के कैमरा गांव में ग्राम प्रधान के करप्शन की शिकायत करना एक शख्स को भारी पड़ गया। गुस्साए ग्राम प्रधान ने समर्थकों संग शिकायतकर्ता को ही उठा लिया और उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया। घर में दारू पिला के उसको कट्टा लगाया 315 बोर का, 2 कारतूस भी लगाए, उसको जेल भेज दिया। ये कब की घटना है? ये 10 तारीख की घटना है, दोपहर के 3 बजे की। आरोप है कि ग्राम प्रधान से नदी गांव थाने की मिलीभगत है, लिहाजा आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही कट्टे और कारतूस के साथ जेल भेज दिया। इंसाफ न मिलता देख पीड़ित के परिवार वालों ने ग्रामीण के साथ एसपी साहब का घेराव किया, जिसके बाद कप्तान साहब ने पूरे मामले की जांच डिप्टी एसपी से कराने के आदेश दिए हैं। डीएसपी गौरव सिंह, उनको हमने इसकी जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं और उनको बोला गया है कि विस्तृत जांच करें, सभी तथ्यों की सत्यता की जानकारी करें, जो भी फैक्ट्स निकल के आए और जो सही हो उसी तथ्यों के आधार पर त्वरित नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। योगी सरकार आम आदमी को इंसाफ मिले, इसके लिए अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने में जुटी है, लेकिन चंद पुलिस वालों की वजह से सरकार की साख पर ही बट्टा लग जाता है। कानपुर की बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और उनके बेटे के साथ पार्षद अरविंद यादव ने मारपीट की, जिसकी शिकायत बीजेपी की जिला इकाई और महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने काकादेव थाने में की है। और सारे के सारे जो थे एक साथ टूट पड़े मेरे पर। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, मैं अपने आप को नहीं संभाल। तो प्रकरण संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी करना चाहिए आगे की कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। मेरठ के पौष इलाके सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने देर रात एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट की। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाशों ने घर में घुसकर आधे घंटे तक गन पॉइंट पर रखकर लूटपाट को अंजाम दिया और फिर घर में रखे गहने और पैसे लूटकर फरार हो गए। इसलिए बहुत ज्यादा सामान उन्होंने नहीं बताया। बदमाशों की संख्या 4 बताया। अभी तक कोई ट्रेस हुआ, कुछ पता लगा? चल रहा है, बहुत जल्दी उसके हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा। दरअसल ये लूट ट्रैवल एजेंसी के मालिक के घर पर बदमाशों ने की है, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए सुराग जुटाने में जुटी है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।
गोरखपुर पुलिस पूरे शहर की ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है और 5 थाना क्षेत्रों के 30 से ज्यादा मोहल्लों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कई घरों की छतों पर ईंट पत्थर मिलने के बाद पुलिस ने मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ये सतर्कता बढ़ाई है। एसएसपी ने भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की खबर मिलती है जिससे कि शांति भंग होने का खतरा हो तो वो फौरन पुलिस को इत्तला करें। जनपद गोरखपुर शहर में सभी घरों की छतों एवं घरों के बाहर विभिन्न प्रकार के ईटा पत्थर एवं कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। उन सबका ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई एवं 54 घरों को नोटिस दिया गया है कि वो अपने घरों के बाहर रखे ईटा पत्थर को अपना कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेकर उनको रखें, अन्यथा इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए उनको हटाने की हिदायत दी गई।